हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। एज आई डिस्कस्ड बिफोर, मैंने आपको जो बोला था कि मैं वीडियो लेके आऊँगा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो भी काउंसलिंग जब भी होगी, आज होगी, कल होगी, परसों होगी या एक हफ्ते बाद जब भी आपकी नोटिस आएगी काउंसलिंग स्टार्ट होने की बीटेक फर्स्ट ईयर वालों के लिए या D2D वालों के लिए, उनके लिए सेपरेट वीडियो आएगी। ये जो अभी मैं लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का, उनका सेपरेट वीडियो आएगा। पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, आपका सेपरेट वीडियो आएगा। ये सिर्फ बीटेक फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो जब भी आपकी काउंसलिंग आएगी उससे पहले मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए वीडियो इसलिए मैंने आपको बता दिया क्योंकि मान लीजिए अगर कल ही काउंसलिंग की रिजल्ट मतलब आ जाती है नोटिस, तो आपको हड़बड़ी हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने का, क्योंकि 3-4 दिन 5 दिन के बाद अलॉटमेंट लेटर आ ही जाएगा सबके हाथ में। या फिर अगर यहाँ से 3-4 दिन है नोटिस आने में तो आपके पास टाइम है। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे जो भी आ गया मैं 5 मिनट के अंदर दिखाने वाला, तो आप उसको प्रिपेयर कर लीजिए। होप आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया हो, क्योंकि कल हम लोग करने वाले हैं एक गूगल मीट सेशन, जहाँ पे आप डायरेक्टली मेरे से गूगल मीट में ज्वाइन करके मेरे से डायरेक्टली अपने काउंसलिंग के रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी डाउट्स हैं, आप पूछ सकते हो। क्योंकि कमेंट्स में या इंस्टाग्राम में या टेलीग्राम में जहाँ भी आप मैसेज करते हो थोड़ा सा डिले होता ही आपको रिप्लाई करने में। बट गूगल मीट में क्या होगा कि आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो कल रात के 8 बजे वो मैं लिंक शेयर करूँगा टेलीग्राम ग्रुप में। होप आप उसमें ज्वाइंड होंगे तो आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये आपके लिए ही फ़ायदा है। आप आओगे तो आपको ही डायरेक्टली पूछने का मौका मिलेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई और चैनल या कोई और जगह प्लेटफॉर्म पे आपको इस तरह का मौका मिल पाता होगा डायरेक्टली पूछने के लिए। ये हम लोगों स्टार्टिंग से ही हम ऐसा करते हैं जब से हमने चैनल स्टार्ट किया है कि आप लोगों को डायरेक्ट मौका मिले। और होप आपने टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज वाली वीडियो देख ली होगी जो भी जैसे भी काउंसलिंग में आती है। उसके बाद अब आएगी जैसे भी काउंसलिंग के बाहर कौन से यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं। उसके बाद पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के लिए आएगी कि कौन से ब्रांच इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए चूज़ करने के लिए, कि वो तो 10th के बच्चे हैं, उनको अभी क्या उतना समझ है कि कौन से ब्रांचेस को लेना चाहिए जिसका स्कोप आगे जाके उनको 5 साल बाद 4 साल बाद जब भी वो फिर बीटेक करेंगे कौन सा स्कोप उनके लिए ओपन है। वो सब बहुत इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट तो ब्रांच आपके लिए भी है, क्योंकि आप भी बीटेक फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आपको भी ब्रांच क्या सही लेना चाहिए, क्योंकि 4 साल बाद आपको भी देखना है कि आप कहाँ जाओगे। क्या गवर्नमेंट कॉलेज, क्या गवर्नमेंट की प्रिपरेशन के लिए जाओगे, जॉब्स के लिए जाओगे, या फिर कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए जाओगे, या कोई और जॉब्स के लिए जाओगे, या फिर कोई कोई एमटेक करना जाना चाहते हो। तो कौन कौन से ब्रांचेस आपके लिए इंपॉर्टेंट, तो वो वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो बीटेक फर्स्ट ईयर वाले हो या फिर पॉलिटेक्निक में एडमिशन्स लेने वाले हो। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पे कौन कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है। इसको डिस्क्राइब करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस आप देखते चलिए और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, या फिर वीडियो को पास पेज करके जितने बार देखना चाहें आपके लिए ओपन है। सबसे पहली बात, जब भी काउंसलिंग आपकी खत्म होगी, मैं बता रहा हूँ काउंसलिंग हो जाने के बाद, ठीक है, जिस दिन काउंसलिंग की अलॉटमेंट लेटर आती है उस दिन उसमें भी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी वहाँ पे लिखे हुए रहेंगे। तो अभी फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप अभी से प्रिपेयर रहें। कुछ कुछ चीज़ इसमें है जो अलॉटमेंट लेटर के टाइम पे आपको मिलेंगी, कुछ कुछ चीज़ें जो आप अभी से कर सकते हो। जिससे पहला प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, वो आपको जब कोई कॉलेज मिल जाएगा जब आप 1,000 रुपये दे के अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे। अब ये 1,000 कहाँ से आ गया, वो जब काउंसलिंग वाली चीज़ आएगी ना तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि अगर आप काउंसलिंग में कभी भी कोई सीट मिलता है आपको, और काउंसलिंग में अगर आपको सीट लॉक करना होता है तो आपको 1,000 रुपये देने पड़ते हैं वो सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए। और आपने वो 1,000 रुपये दे दिए तो आपका सीट वो फिक्स हो गया है कुछ दिनों के लिए, जितने दिन तक एडमिशन का पोर्टल ओपन है। अब जाके एडमिशन कराओगे तो वो 1,000 रुपये आपका फीस में एडजस्ट हो जाएगा, और अगर आप एडमिशन नहीं कराते हो तो वो 1,000 रुपये डूब जाएगा, वो नॉन रिफंडेबल है। फिर नेक्स्ट काउंसलिंग आएगी, फिर से आप काउंसलिंग फीस दीजिएगा, फिर से अगर आपको कोई सीट पसंद आता है तो आप 1,000 रुपये दोगे। एडमिशन कराना आपकी मर्जी, नहीं कराओगे तो फिर वो 1,000 रुपये जाएगा। तो वो 1,000 रुपये वो नॉन रिफंडेबल होता है इन द सेंस कि अगर आप एडमिशन नहीं कराते हो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद। आपने नहीं दिया 1,000 रुपये, आपको सीट पसंद नहीं आ रहा है जो आपको मिला है काउंसलिंग में, आप छोड़ दो, मत दो 1,000 रुपये। तो वो चीज़ें हैं। तो जब भी आप सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते हो एडमिशन के लिए जाओगे तो आपका अलॉटमेंट लेटर कंपलसरी है, वो लेके ही जाओगे आप। 10 कॉपीज ऑफ रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो भी आपने जेईई मेंस या जो भी आपने काउंसलिंग के टाइम पे दिया वही लेके जाओ, ज़्यादा बेहतर है। नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं है। मैंने 10 इसलिए बोलते हैं क्योंकि कहीं पे 6-7 भी लिखा रहता है अलॉटमेंट लेटर में, तो 10 लेके जाओ, क्या दिक्कत है। एडमिट कार्ड आप अपना लेके जाओगे 12th और 10th क्लास का जो भी है आपके पास। मार्कशीट्स लेके जाओगे अगर आपके पास आ गया, जो इस साल के बच्चे हैं उनके पास अगर आ गया है तो बढ़िया बात है, नहीं आया है तो आप अपने क्या बोलते हैं डिजी लॉकर से आप कर सकते हो, और फिर उसको जाके अपने स्कूल या कॉलेज से जाके अटेस्ट करवा लो। मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, अपने प्रिंसिपल या फिर वहाँ का स्टैंप लगवा लो कि हाँ वो वेरीफाइड है, आप ही का है, डिजी लॉकर से अगर आप निकालते हो तो। अगर ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट, प्रोविजनल कुछ भी अगर आपके पास आ गया तो बेहतर है, नहीं आया तो स्कूल कॉलेज से जाके एप्लीकेशन लिखवा के डिजी लॉकर से निकाल के उसको स्टैंप लगवा लो, तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा 10th और 12th के लिए। ये बीटेक फर्स्ट ईयर के तो ऑब्वियस सी बात है। फिर जेईई मेंस जिसके बेसिस पे आपका एडमिशन हो रहा है उसका आपको एडमिट कार्ड आप ले जाओ, बेहतर है रिजल्ट कार्ड लेके जाओ ताकि आपका वेरीफाइड रहे कि आपका ही इतना परसेंटाइल आया है, ठीक है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है।
फिर आता है ऑब्वियसली जब आपने स्टेट मेरिट लिस्ट के लिए जेसीसीबी का फॉर्म भरा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले लो एक बैकअप के लिए, उसमें भी कोई इशू नहीं, आप आराम से लेके जा सकते हो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आप अपना लेके जाओगे लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। पहले आता था एसडीओ से बनके, अब आता है सीओ से बनके। तो चाहे आपके पास एसडीओ वाला है तब भी कोई दिक्कत नहीं, सीओ वाला है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपके पास सीओ का है, एसडीओ का है, कभी कभी है, आप ले जा सकते हो। 2019 2020 का बना हुआ, 21 22 23 24, मेरे ख्याल से सबके पास अभी रिसेंट ही होगा, 1 डेढ़ साल 2 साल पुराना भी है तब भी कोई बात नहीं। आपके अंदर वो मेमोरेंडम मेंशन्ड है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मेमोरेंडम उनके जब उन्होंने वो लिस्ट निकाली थी कि आपके स्टेट मेरिट लिस्ट का भरने का वो डेडलाइन आया था, वो नोटिफिकेशन आया था, तो उस नोटिफिकेशन में आपका क्लियरली मेंशन्ड था कि कौन सा मेमोरेंडम मेंशन होना चाहिए। अगर वो मेमोरेंडम मेंशन्ड है आपका, तो आपका वो जो क्या बोल सकते हैं उसको, लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, वो वैलिड है। तो अभी सीओ से बन के आता है तो सीओ का ही आप लेके जाओगे, ठीक है। और सबसे बड़ा इशू आपका दिमाग में होगा कि सबका लोकल रेसिडेंशियल बन के आता है, तो आपने परमानेंट रेसिडेंशियल चूज करके आपने कैटेगरी आपका मिला, तो हाँ भाई वही होता है झारखंड में, सबके पास लोकल। मैं खुद यहाँ परमानेंट रेसिडेंशियल हूँ बट मेरा लोकल रेसिडेंट ही बनता है, बट मैं जनरल में आता हूँ तो मैं कास्ट वाला भर नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो अगर आपने परमानेंट रेसिडेंशियल चूज करके कास्ट वाला भरा है तो कोई बात नहीं, आपका कैटेगरी रैंक आ चुकी होगी, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट आप अपना लेके जाओगे। अगर आपको कैटेगरी से सीट मिला है तो वो बहुत कंपलसरी होगा, क्योंकि जैसे देखिए जिनका भी कैटेगरी रैंक आया होगा उनको कैटेगरी से पहले देखा जाता है कि उनको सीट मिलेगा कि नहीं काउंसलिंग में। अगर उनको कैटेगरी से नहीं मिलता तब जनरल सीट दिया जाता है, जनरल रैंक पे। तो अगर आपको कैटेगरी पे सीट अलॉट होती है वो आपको दिख जाएगी जिस दिन आपको अलॉटमेंट लेटर आएगी, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका तो खत्म, वो सीट ही चला जाएगा। तो इसलिए जिनके पास भी कैटेगरी वाली सर्टिफिकेट है वो अपना जरूर रखेंगे, इशू करवा के सीओ एसडीओ जिससे भी आपका है। इनकम, अगर किसी का टीएफडब्ल्यू कैटेगरी में रैंक आया है, ठीक है, तो उनका इनकम सर्टिफिकेट मस्ट है, क्योंकि टीएफडब्ल्यू रैंक आएगा। अगर आपको टीएफडब्ल्यू कैटेगरी से सीट अलॉट होता है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट मस्ट है दिखाना। अदरवाइज आपको अगर इनकम सर्टिफिकेट अगर आपको टीएफडब्ल्यू से नहीं अलॉट हुआ, जनरल रैंक से हो, तो आप नॉर्मल अपना लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दिखाइए। कैटेगरी से सीट अलॉट हुआ, कैटेगरी रैंक वाली, तो कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट दिखाइए। टीएफडब्ल्यू से सीट अलॉट हुआ था, टीएफडब्ल्यू सीट, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट जो 6 महीना के अंदर वाला जो होता है आपको वो जरूर दिखाना पड़ेगा। तो ये सब है, कोई भी कंफ्यूजन हो, मैं बार बार क्लियर बोल रहा हूँ, आपको इन सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले से होना चाहिए। मस्ट है लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट उन्हीं के लिए जिनका कास्ट कैटेगरी रैंक आया हुआ है, टीएफडब्ल्यू रैंक जिसका आया हुआ उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट, सॉरी इनकम सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद और जो बची हुई, जैसे अगर आप पास आउट कैंडिडेट हैं, अगर आपके पास सीएलसी आ गया, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ये सब अगर आपका आ गया स्कूल कॉलेज से, तो उसको करवा लीजिए। फिर जब अलॉटमेंट लेटर आएगा तो उसमें आपको ये चीज भी देखने को मिलेगी, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपके आसपास है तो गवर्नमेंट डॉक्टर से आपका वो फिजिकल और मेंटली आप फिट है उसका एक फॉर्म होता है, वो आप जब जाओगे हॉस्पिटल में, जो भी सरकारी हॉस्पिटल वहाँ जाओगे तो आपको मिल जाएगा, वो उनका सिग्नेचर चाहिए होगा। कोई फिजिकली चैलेंज है, उनका अगर पीएच रैंक आया हुआ है तो उनका वो सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग कोई एसएमक्यू कोटा सा किसी का, अगर कोई एसएमक्यू रैंक किसी का अगर किसी ने फिल किया रजिस्ट्रेशन के टाइम, अगर वो रैंक आया हुआ है उसके अंडर अगर आपको सीट अलॉट होता तो वो सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होगी। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ये बहुत सारे कॉलेजेस बोलते हैं कि बाद में भी आप दे सकते हैं, अगर आप बनवा लो तो कोर्ट से जाके आप एफिडेविट करवा के जा सकते हो। वो जब अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा तो उसमें भी ये चीज मेंशन रहेंगी। और उन सारे डॉक्यूमेंट जो भी आप ओरिजिनल लेके जा रहे हो उन सब का 2-3 सेट आप जेरोक्स करा के रखना और सेल्फ अटेस्ट करके रखना। सेल्फ अटेस्ट इन द सेंस उन सारे जेरोक्स कॉपीज के नीचे अपना सिग्नेचर करके रखना, अपना वही सिग्नेचर जो आपने जेई मेंस के टाइम में किया हो या फिर रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपने अपलोड किया हो, तो वही सब सेम सिग्नेचर, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट का मतलब होता है जेरोक्स जो भी कॉपीज होंगी उन सब के सिग्नेचर हो, क्योंकि वो वेरीफाई करता है कि आप ही हो। और आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है, आप आधार कार्ड जरूर लेके जाएंगे, उसका भी जेरोक्स करा के ले जाएंगे, उन सब सेल्फ अटेस्ट उसमें भी करके रखेंगे। समझ में आ गया? आप ये सब देख सकते हैं, ये इन सब डॉक्यूमेंट्स एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, और जितने भी सब डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ सब ओरिजिनल रहेगा, और उनका 2-3 सेट आप जेरोक्स करा के रखना और सबको सेल्फ अटेस्ट करा के रखना। ये सब चीजें आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आप वीडियो को बार बार चला के आप देख सकते हो। तो यही थी इस वीडियो में जहां पे मैंने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया। इसे बीटेक फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, इसी तरह करके D2D वालों के लिए भी आएगा, इसी तरह करके पॉलिटेक्निक वालों के लिए भी आएगा जब भी उनका काउंसलिंग का टाइम आएगा। तो आप बाकी अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख ले। तो मिलता हूं आपसे आगे के वीडियोज में। होप अपने सारे वीडियोस आप देख रहे होगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रहे होगे, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ये सब वीडियोस। मिलता हूं आपसे आगे के वीडियोस में, तब तक अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें गाइस। हैव अ नाइस डे।